कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का पॉलिटी का यानी सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। और ये वीडियो इस सीरीज़ का वीडियो नंबर 4 है। इसके पहले 3 वीडियोस किए मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक में यानी कि इस वीडियो में और पढ़ते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने पावर शेयरिंग के बारे में कुछ चीज़ें जानी थी और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग यानी कि किस तरह से पावर शेयरिंग किया जा सकता है, कौन कौन से उसके रूप हो सकते हैं पावर शेयरिंग के। तो देखिए पावर शेयर नहीं किया जा सकता है। ये जो आइडियोलॉजी थी पहले सरकारों में चला करती थी कि पावर जो है वो एक जगह पर रहना चाहिए। इस आइडियोलॉजी के विरोध में या फिर उसके कह सकते हैं काउंटर एक तरीके से विचार के रूप में ये आइडिया आया है कि पावर को शेयर कर देना चाहिए। तो देखिए बहुत लंबे समय तक फॉर अ लॉन्ग टाइम तो ये बिलीव किया जाता था कि सारा पावर जो है गवर्नमेंट वो या तो एक आदमी के पास होना चाहिए या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन के पास होना चाहिए यानी कि उसके कुछ खास आदमियों के पास। जैसा कि आप पहले मोनार्की देखते थे जहाँ पर सारा पावर या तो एक राजा के पास होता था या फिर उसके कुछ खास मंत्री होते थे जिसके पास होता था। तो ऐसा माना जाता था या फिर ऐसा फील किया जाता था कि अगर पावर को अगर बांट दिया जाए या फिर पावर को बहुत फैला दिया जाए, बहुत लोगों को अलग अलग पावर दे दिया जाए तो क्विक डिसीजन लेने में बहुत परेशानी होगी और कई बार हो सकता है कि ये एक अलग तरह का फॉर्म भी ले ले यानी किसी को कोई पावर दिया गया है तो वो अपना एक अलग राज्य बनाने की कोशिश कर दे या फिर विद्रोह करने की कोशिश कर दे। इस तरह के भी कई बार ख्याल पहले रखे जाते थे। तो इसलिए पहले ये किया जाता था कि जितने भी पावर्स होते थे सरकार में वो किसी खास व्यक्ति के पास होते थे या फिर उसके कुछ खास आदमियों के पास होते थे और जल्दी जल्दी डिसीजन लेने में भी परेशानी होती थी और उन काम को कंप्लीट करने में भी परेशानी होती थी। इस वजह से भी सारे पावर्स को एक जगह पर रखा जाता था। लेकिन ये सभी जो बातें थी ये कि ऐसा नहीं हो सकता, पावर को एक जगह रखना चाहिए, इस तरीके के जो विचार थे ये पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं जब से ये डेमोक्रेसी की बात आई है लोगों के सामने। और डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है ये जब से लोगों के सामने आया है। वन पीपल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट one basic principle of democracy is that people are source of all the political power। तो देखिए डेमोक्रेसी की जो आइडियोलॉजी है जैसा कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में क्लास 9th फ्रांस वाला चैप्टर पढ़ा होगा या फिर जो फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th हिस्ट्री का है उसमें पढ़ा होगा। तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी का जो बेसिक मतलब ही होता है कि जो सारा पॉलिटिकल पावर है वो जनता के हाथों में है। जनता सरकार चुनती है और उसी जनता सरकार इसलिए चुनती है ताकि सभी चीजों को गवर्न कर सके। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। तो देखिए डेमोक्रेसी में जो जनता होती है यानी जो लोग होते हैं वो खुद के ऊपर शासन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस। यानी आपने सरकार बनाई है, प्रधानमंत्री है या फिर कोई मंत्री है या फिर कोई विभाग है तो आपने वो विभाग बनाया है। ऐसा नहीं कि वो विभाग आपके ऊपर शासन कर रहा है, आपने वो विभाग बनाया है ताकि आपको कुछ काम की ज़रूरत हो, कोई ऐसा काम करना हो जो कि आपके बस में ना हो तो वो आदमी आपके लिए कर सके, वो विभाग आपके लिए कर सके। इसलिए आपने वो विभाग बनाया है, आपके पूरे समाज ने वो विभाग मिलकर बनाया है। तो ये डेमोक्रेसी का बेसिक मीनिंग होता है। In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society। तो देखिए एक अच्छा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है उसमें जो अलग अलग ग्रुप्स हैं यानी अलग अलग कल्चर के लोग हैं या फिर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनको वैल्यू दी जाती है, उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। और एक सोसाइटी में मान लीजिए कि अलग अलग व्यूज़ हैं कि नहीं देखिए ये जो विदेश नीति की चीज़ है इसमें ऐसा करना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा करना चाहिए। तो डेमोक्रेसी में सभी तरह के जो व्यूज़ होते हैं उनको वैल्यू क्या कहते हैं, उनको अपनी बात रखने का हक होता है और अब उनके बात को सुना जाता है। तभी हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जहाँ पर सभी लोगों के पास एक वॉइस हो यानी वो अपनी बातों को कह सकें और पब्लिक पॉलिसीज़ को या तो विरोध कर सके या फिर उसके समर्थन में बातें कर सके यानी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज़ को लेकर दे सके। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल आगे करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग एज मैनी सिटीजन एज पॉसिबल। तो देखिए इसमें सीधा कहता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो पावर है
उसको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा लोगों के बीच में बांट देना चाहिए। कुछ एक जगहों पर इसको कंसंट्रेट करके नहीं रखना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है या फिर जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो एक अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। Let us look at how the most common arrangements that we have or will come across। तो देखिए आज के डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है वो बहुत तरह के फॉर्म्स ले सकता है, और इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं या फिर कुछ अरेंजमेंट्स देखने वाले हैं जो कि हम आज यूज़ करते हैं अपने सरकारों में, या तो इंडिया के सरकार में या फिर दूसरे जगहों पर, या फिर आगे हो सकता है कि वो आएगा कहीं के गवर्नमेंट में। तो देखिए पहला जो हमारा तरीका है पावर को शेयर करने का डिफरेंट लोगों के बीच में, वो सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में पावर को शेयर कर देना। जैसे कि आपका लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गई। इनके बीच में अगर पावर को आप शेयर कर रहे हैं तो ये भी एक पावर शेयरिंग का एक फॉर्म है, यानी सरकार के बीच या आपका जुडिशरी जो हो गया या फिर आपका कार्यपालिका जो हो गई, इन सभी के बीच में जो है पावर को शेयर कर दिया जाए और सभी अपना अपना काम देखें और किसी एक के पास इतना ताकत ना हो कि वो दूसरे के ऊपर अपनी बात को मनवाने का फोर्स कर सके। तो ये एक तरीके का पावर शेयरिंग है। तो देखिए लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमंग इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। तो देखिए ये जो फॉर्म है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, जहां पर जो पार्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गई और जुडिशरी, ये सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इन दोनों का इक्वल वैल्यू होता है, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। यहाँ पर कोई एक ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर जुडिशरी के ऊपर है या फिर जुडिशरी लेजिस्लेचर के ऊपर है। ये सभी जो है इक्वल लेवल पर हैं और ये सभी किसी के ऊपर अपनी बात को फोर्स नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह का जो सेपरेशन होता है वो इंश्योर करता है कि कोई भी ऑर्गन जो है वो अनलिमिटेड पावर उसके पास नहीं होगा और वो एक दूसरे की बातों को मानेंगे। अगर कोई ऑर्गन है वो गलत काम कर रहा है तो दूसरा ऑर्गन जो है वो उसे रोक देगा। फॉर एग्जांपल अगर सरकार कुछ गलत फैसले ले रही है तो उसके खिलाफ आपका जो जुडिशरी है वो आ सकता है, या फिर और भी दूसरे जो ऑर्गन्स है वो आ सकते हैं, या फिर जुडिशरी कोई अगर गलत फैसले दे रही है तो उसके खिलाफ आपका सरकार खड़ा हो सकता है। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है जहाँ पर जो पावर्स है उसको सोच समझ करके डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। तो देखिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ये बैलेंस क्रिएट करता है कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है उनके बीच में पावर का बैलेंस क्रिएट करता है। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। तो देखिए पिछले साल यानी कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि देखिए डेमोक्रेसी में जो मिनिस्टर्स होते हैं या फिर जो सरकार होती है उसके पास पावर्स तो होते हैं, वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन वो जवाबदेह होते हैं पार्लियामेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट असेंबलीज में किसी भी राज्य में। सिमिलरली ऑल द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, they can check the functioning of executive or laws made by the legislature। तो देखिए जो जजेस होते हैं वो एक आपके क्या कहते हैं अपॉइंट किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव द्वारा, लेकिन उनको अपॉइंट करने के बाद जो जजेस हैं वो एग्जीक्यूटिव के फंक्शनिंग को चेक कर सकते हैं, यानी कि अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है तो उसे रोक सकते हैं, और लेजिस्लेचर द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं उस पर भी वो अपनी नज़र रख सकते हैं। तो देखिए ये जो अरेंजमेंट है दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज। तो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज आप इसका मीनिंग समझ गए होंगे, जहाँ पर सभी जो है यानी जो सभी अलग अलग ऑर्गन है वो एक दूसरे के ऊपर निगाह रखते हैं और एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं ताकि कोई दूसरा किसी तरह की गलती ना करे। तो अब हम देखते हैं दूसरा तरीका जिसमें पावर शेयर किया जा सकता है। पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। तो देखिए इस फॉर्म में सरकार जो अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट है वहाँ पर पावर शेयर कर दिया जाता है। जैसे इंडिया में आप देखते हैं कुछ पावर जो है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जैसे विदेश नीति हो गई, सेना हो गया, या फिर आपका कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फैसला लेता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर आपका जो सरकार है आपके राज्य की सरकार है वो फैसला लेती है। अब जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। तो देखिए इसमें
कंट्री के लेवल पर एक सरकार होती है, आपका प्रोविंशियल लेवल पर या फिर रीजनल लेवल पर एक सरकार होती है। जैसे इंडिया में आप देखेंगे तो जनरली कहा जाता है कि यहाँ पर 3 लेवल में गवर्नमेंट चलती है। पहला आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, दूसरा आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया और तीसरा आपका रीजनल गवर्नमेंट हो गया। जहाँ पर आपका क्या कहते हैं, आप अगर किसी शहर में रह रहे हैं तो वहाँ का जो नगर पालिका है या फिर नगर परिषद है, ये सभी चीज़ें जो हैं ये अलग अलग लेवल पर सरकार के पावर्स को डिवाइड करना एक तरीके का पावर क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग का एक फॉर्म है। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। तो देखिए जो ये फॉर्म होता है जहाँ पर 2 लेवल में या फिर 3 या फिर कई लेवल में पावर का शेयर किया जाता है, इसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। और इंडिया भी एक तरीके का फेडरल गवर्नमेंट है। इंडिया में आप देख सकते हैं कि एक यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इंडिया है वो उसमें बहुत सारे स्टेट्स है और उनका एक यूनियन है इंडिया। The governments at the provincial और regional level are called by different name in different countries। तो अलग अलग जगहों पर ये जो रीजनल गवर्नमेंट होते हैं उनको अलग अलग कहा जाता है। तो इंडिया में हम उन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट, बिहार स्टेट गवर्नमेंट, तो इस तरीके से हम कहते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। तो देखिए ये जो सिस्टम है ये सभी जगहों पर फॉलो नहीं किया जाता है। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर कोई भी प्रोविंशियल या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप जाएंगे, आपको शायद चाइना में भी यही सिस्टम फॉलो किया जाता है, या फिर जो छोटे स्टेट्स हैं वहाँ पर यही सिस्टम फॉलो किया जाता है, जैसे आपका साउथ कोरिया है या फिर और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेस डाउन द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन उन देशों में जहाँ पर हमारे देश की तरह सरकारों के लेवल अलग अलग हैं और उन जैसे इंडिया में फेडरेशन है, उसी तरीके से जिन कंट्रीज में फेडरेशन है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लियरली ये बात कहता है कि कौन सी सरकार के पास कौन कौन से पावर होंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या काम करेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। तो आपने जो ऊपर एग्जाम्पल देखा बेल्जियम और श्रीलंका का, वहाँ पर बेल्जियम को आपने देखा कि 4 बार अमेंड किया गया था वह बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को, ताकि सभी लोगों को सेटिस्फाई किया जा सके और सभी लेवल पर पावर्स को एक अच्छी तरह से डिवाइड किया जा सके। लेकिन श्रीलंका में जब तमिल लोग ये डिमांड कर रहे थे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट होना चाहिए या फिर उनको पावर मिलना चाहिए, तो श्रीलंका में इस चीज़ को नकार दिया गया था और उसका आप रिजल्ट भी देख सकते हैं क्या मिला था श्रीलंका की गवर्नमेंट को। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो ये जो पावर का शेयरिंग का जो फॉर्म है इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर हम कहते हैं इंग्लिश में। The same principle can be extended to level of governments lower than the state government, such as municipality and पंचायत। तो देखिए यही जो चीज़ है, यही फॉर्म है गवर्नमेंट का पावर का, इसको छोटे स्तर पर भी हम लागू कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को अगर हम देखें तो उसके अंदर भी बहुत सारे म्यूनसिपालिटीज़ होते हैं और पंचायत होते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इंडिया जो है वो 3 लेवल का गवर्नमेंट है, जहाँ पर एक लेवल पर म्यूनसिपालिटी या फिर पंचायत होता है, दूसरे लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट होता है और एक यूनियन गवर्नमेंट होता है। तो इसी तरीके से आप हर एक स्टेट में देख सकते हैं कि उसका भी पावर्स को काफ़ी ज़्यादा काटा छाटा गया है और बहुत अलग अलग जगहों पर दिया गया है। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल सिस्टम ऑफ पावर। तो देखिए इसको एक वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर हम कह सकते हैं, जहां पर एक गवर्नमेंट के नीचे दूसरा गवर्नमेंट होता है, उसके नीचे तीसरा गवर्नमेंट होता है। और जो पहला एग्जांपल देखा था हमने उससे हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, जहां पर जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के वो एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पावर में भी ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो देखिए पावर को हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी बांट सकते हैं, जैसे कि रिलीजियस ग्रुप्स या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो देखिए कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है बेल्जियम में, ऊपर जो हमने एग्जाम्पल देखा वो इस अरेंजमेंट का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन हम इंडिया में इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। तो वहाँ पर आपने देखा था कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होता था जिसमें कि उस स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग ही वोट करते थे और सरकार बनाते थे, और वो वहाँ के एजुकेशन कल्चर, उस स्पेसिफिक लैंग्वेज या फिर रिलीजन के एजुकेशन कल्चर को अरेंज करती थी। तो देखिए बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जहां पर जो सोशली वीक सेक्शन है और जो वुमेन्स है उनको रिप्रेजेंट करने का, लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये एक तरीका है ये। जैसे कि इंडिया में भी आप देखते हैं कि रिजर्वेशन का जो सिस्टम है
रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहाँ पर SC ST के लोग या फिर OBC के लोग सिर्फ चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी इसी तरीके का एक फॉर्म है, इसी तरीके का एक पावर शेयरिंग है, ताकि उन सभी कम्युनिटीज़ को जो कि एक तरीके से कमज़ोर कम्युनिटीज़ हैं या फिर अभी तक उनका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं हो पाया है, वो इस सिस्टम का यूज़ करके रिप्रेजेंटेशन उनका पार्लियामेंट में हो और असेंबलीज़ में हो, ताकि उस समाज के जो लोग हैं वो भी सरकार के साथ खुद को महसूस कर सके। और जो एक डाइवर्स सोशल ग्रुप है सरकार के बीच में, डाइवर्स सोशल ग्रुप है और जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, उनके बीच में एक तरीके की नज़दीकी बने और उनके बीच में किसी तरीके के ऐसा ना फील हो उन लोगों को कि सरकार हमसे दूर है या फिर सरकार हमारे बातों को ध्यान नहीं देती है या फिर हमें अहमियत नहीं देती है। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर। तो देखिए ये जो मेथड है ये जनरली यूज़ किया जाता है जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको अच्छा एक पावर में कुछ शेयर मिले इस बात के लिए। तो चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे वेरियस वेज ऑफ अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज। तो चैप्टर 3 में इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद लास्ट है हमारा 4th नंबर फॉर्म पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो देखिए पावर शेयरिंग को हम एक अलग फॉर्म में बांट सकते हैं। अभी तक तो हमने गवर्नमेंट के स्तर पर देखा, लेकिन अगर हम अब जनता के स्तर पर देखें, पब्लिक के स्तर पर, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, प्रेशर ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है या फिर मूवमेंट को ज्वाइन कर सकता है। तो इस तरीके से इंडिया में आप देखें तो कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, बीजेडी है, जेडीयू है, एसपी है, बीएसपी है, बहुत तरह के पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए बीजेपी पावर में है, सरकार में है, वहीं जितने दूसरे पार्टीज हैं जो कि अपोजिशन में है वो सरकार के ऊपर नजर रख सकती हैं, सरकार के ऊपर कंट्रोल कर सकती है कि देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो आप न्यूज़ में देखते भी होंगे कि सरकार ने कोई अगर फैसला लिया तो उसका जो अपोजिशन के पार्टीज है वो उसका विरोध करते हैं, उसका सड़क पर उतर जाते हैं। तो ये भी एक तरीके का पावर शेयरिंग का एक फॉर्म है जहां पर अलग अलग ग्रुप के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं और सरकार के ऊपर वो प्रेशर बनाते हैं। तो देखिए आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स एक तरीके के संगठन होते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अगर कोई व्यापार समिति है, जैसे कि बहुत सारे बिजनेसमैन है एक शहर के, उन्होंने कोई संगठन बना लिया तो वो एक तरीके का प्रेशर ग्रुप है। किसानों ने मिलकर एक संगठन बना लिया तो वो एक तरीके का प्रेशर ग्रुप है। इसके बाद मूवमेंट्स भी आप देख सकते हैं, जैसे अन्ना आंदोलन हुआ था वो एक तरीके का मूवमेंट था। तो वो मूवमेंट भी सरकार के ऊपर वो कंट्रोल करने के लिए और सरकार के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए एक तरीका था जिसमें लोग जो हैं वो अपनी बातों को सरकार के सामने रख रहे थे। इन ए डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। तो देखिए डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास इतना फ्रीडम होना चाहिए कि वो जो वेरियस कंटेंट पावर के लिए जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं या फिर सामने आ रहे हैं उनमें से किसी एक को चुनने का अधिकार हो। In contemporary democracies, this takes the form of competition among different parties। तो देखिए जितने भी डेमोक्रेसीज हैं तो ये एक तरीके का कंपटीशन फॉर्म कर देता है डिफरेंट पार्टीज के बीच में। सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। तो देखिए ये एक तरीके का अच्छा सिस्टम है जहाँ पर अलग अलग लोग जो हैं वो सरकार में आने के लिए या फिर अब सरकार बनाने के लिए कंपटीशन करते हैं। तो ये एक तरीके का कंपटीशन जो है ये इंश्योर करता है कि कोई भी पावर जो है, सरकार का पावर या फिर किसी भी तरीके का पावर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास ना रहे या फिर किसी एक व्यक्ति के पास ना रहे। In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups। तो देखिए लॉन्ग रन में देखें यानी बहुत सालों में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी बहुत जो सरकार में रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज रहे हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं और सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि ये लोग यहाँ पर जो पावर शेयरिंग होता है ये डायरेक्ट हो जाता है। वो कैसे? जब दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक अलायंस बनाकर चुनाव लड़ते हैं या फिर सरकार बनाते हैं तो उनका जो गवर्नमेंट बनता है वो एक तरीके का कोalition गवर्नमेंट बनता है और जिसमें जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो पावर को शेयर करती हैं। जैसे अगर 2 से 3 पार्टियों ने मिलकर अगर सरकार बनाया है तो वहाँ पर कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी अपने मन के अनुसार बातों को नहीं रख सकते या फिर नहीं करवा सकती है। डेमोक्रेसी में
डेमोक्रेसी में हम अलग अलग तरह के इंटरेस्ट ग्रुप्स या फिर प्रेशर ग्रुप्स पाते हैं, जैसे कि ट्रेडर्स यूनियन या फिर बिजनेसमैन यूनियन। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपना यूनियन बना लेते हैं। फार्मर्स होते हैं, वो यूनियन बना लेते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो देखिए, ये एक तरीके का इनके पास भी एक तरीके का शेयर होता है गवर्नमेंटल पावर में, क्योंकि इनके आने के बाद जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी इनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है, इनको अपने विरोध में नहीं करना चाहती है। इधर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कमिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये सभी जो ग्रुप्स हैं, इनका भी सरकारी पावर में यानी गवर्नमेंटल पावर में एक तरीके का पार्टिसिपेशन होता है। जैसे कि हो सकता है कि इनके कुछ मेंबर्स को गवर्नमेंट कमेटी में बुला लिया जाए, या फिर इनका इन्फ्लुएंस ऐसा होता है सरकार के ऊपर, यानी जो डिसीजन मेकिंग करने वाले लोग होते हैं, जो प्रोसेस होता है उनके ऊपर, कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पावर में इनका भी शेयर है। तो इन चैप्टर 4 वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में और सोशल मूवमेंट्स के बारे में कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर खत्म हो चुका है। हाँ, ये चैप्टर खत्म हो चुका है और ये चैप्टर का लास्ट वीडियो था। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि किसी दूसरे चैप्टर में।